राजधानी दिल्ली में कोरोना के कम्युनिटी स्प्रेड की आशंका जताई जा रही है। रोज रोज बढ़ते केस और मौत के आंकड़े डरावनी तस्वीर दिखा रहे हैं। पिछले एक हफ्ते से हर रोज दिल्ली में 1000 से ज्यादा केस आ रहे हैं। ऐसे में जरूरत इस बात की है कि सरकार कोरोना का मुकाबला करे, दिल्ली वालों को भरोसा दे कि उनके लिए कोई खतरा नहीं है। लेकिन दिल्ली में हॉस्पिटल और बेड को लेकर सियासत गर्म है। इस बात को लेकर तकरार हो रही है कि दिल्ली के अस्पतालों में दिल्ली वालों का इलाज होगा या बाहर के लोगों का। दिल्ली सरकार ने अस्पतालों को दिल्ली वालों के लिए रिजर्व कर दिया। एलजी ने इस फैसले को पलट दिया। 31 जुलाई तक करीब 5.5 लाख केस पहुंच जाएंगे दिल्ली में और उसके लिए करीब 80,000 बेड्स की आवश्यकता होगी। ये तब है जबकि अब तक थोड़े दिन पहले तक लॉकडाउन चल रहा था और अभी तक दिल्ली के हॉस्पिटल्स में दिल्ली के ही जो निवासी हैं, वो चाहे कहीं से भी, जो आदमी आज दिल्ली में रह रहा है वही दिल्ली के हॉस्पिटल तक आ पा रहा था, जो दिल्ली सरकार के प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं। इसीलिए दिल्ली की कैबिनेट ने निर्णय लिया था कि अभी कुछ समय तक, जब तक कोविड की परेशानी है, आगे आने वाले समय में जब 15,000 बेड्स की आवश्यकता होगी, 33,000 बेड्स की आवश्यकता होगी, 80,000 बेड्स की आवश्यकता होगी जुलाई के एंड तक, तो इनको दिल्ली के जो आज लोग दिल्ली में रह रहे हैं उनके लिए ही मैनेज करके रिजर्व रखा जाए, उनके लिए ही सीमित रखा जाए। लेकिन कल एलजी साहब ने उस फैसले को पलट दिया था। मैंने डायरेक्शंस ये दिए हैं कि ऐसी जगह भी आइडेंटिफाई की जाएं जैसे कि जहां की हम लार्ज स्केल मेक शिफ्ट फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकें छोटे टाइम में ही, छोटे वक्त में, जैसे कि प्रगति मैदान है, आईजीआई है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम जो है, त्यागराज स्टेडियम है, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम है, वगैरह वगैरह। वी ऑल्सो प्लान टू हम कोशिश ये भी कर रहे हैं कि बैंक्वेट हॉल्स, मैरिज हॉल्स वगैरह को भी हम इस्तेमाल करें और उनमें भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है बना के तैयार करें। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है याद रखें कि वो ये है कि पेशेंट्स, कोविड-19 के पेशेंट्स, इनको ऑक्सीजनेटेड बेड्स की ज़रूरत होती है, जितनी आईसीयू और वेंटिलेटर्स की ज़रूरत नहीं होती। दोनों ही पक्षों को आपने सुन लिया। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ आम आदमी पार्टी से राघव चड्ढा जुड़ गए हैं और बीजेपी से संबित पात्रा हमारे साथ हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। राघव, ये जो हॉस्पिटल्स को लेकर और बेड को लेकर स्थिति दिल्ली में बन रही है, ये क्यों बन रही है? देखिए, पहली चीज तो यह है कि जब इस देश में लॉकडाउन लागू किया गया तो प्रधानमंत्री जी ने हर राज्य को कहा कि आप अपने राज्य की आबादी के हिसाब से और अपने राज्य में बढ़ रहे संक्रमण के रेट के हिसाब से एक व्यवस्था स्वास्थ्य की तैयार कीजिए। हम 100 ऑक्सीजन बेड से आज 9,500 ऑक्सीजन बेड की व्यवस्था पर आ गए हैं और पर्याप्त मात्रा में दिल्ली वालों के लिए बेड और इंतजाम, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर तमाम तरीके के कर लिए हैं। अब यदि इसमें यह कहा जाए, जो उपराज्यपाल का ऑर्डर आया भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से, कि दिल्ली के बॉर्डर तो पूरी तरह खुले ही, साथ में जितने भी अस्पताल हैं दिल्ली के, उसमें पूरे देश के मरीजों का इलाज हो, तो व्यवस्था कहीं बिगड़ती नजर आती है। हमने ये नहीं कहा कि बाहर वालों का इलाज नहीं होगा। जो दिल्ली वाले हैं, यानी कि जो दिल्ली में रहते हैं, कोई मूल राज्य किसी का दिल्ली तो है नहीं, हम सब बाहर से आए, कोई पंजाब से, हरियाणा से, राजस्थान से, अन्य राज्यों से, यूपी बिहार से आकर बसे, जो बस गया वो दिल्ली का हो गया। उसके लिए 10,000 बेड दिल्ली सरकार के अस्पतालों में मुहैया कराए गए और केंद्र सरकार के जितने अस्पताल हैं, राम मनोहर लोहिया हो गया, एम्स हो गया, सफदरजंग हो गया, इन अस्पतालों में बाहर से जो लोग आ रहे हैं उनका इलाज होगा, ताकि दोनों का इलाज हो, अच्छी व्यवस्था बनी रहे। ये एक सुझाव हमने दिया, एक ऑर्डर इसका पारित किया। न जाने क्यों भारतीय जनता पार्टी को इसमें आपत्ति लगी। चलो, आपत्ति लगी तो अब मैं आगे की बात करता हूं। अभी ये झगड़ने का समय नहीं है, राजनीति का समय नहीं है। आगे बात करते, काम करते, मिलकर इंतजाम करते। यदि आज के लिए खोल दें दिल्ली में, तो आने वाले समय में 2 लाख बेड, 31 जुलाई तक 2 लाख बेड की व्यवस्था हमें करनी होगी। अब दिल्ली सरकार ने अपनी व्यवस्था बनाई है और भी बनाएंगे। केंद्र सरकार का क्या योगदान रहेगा? केंद्र सरकार के 11,000 कमरे हैं और 11,000 बेड हैं, उसमें से केवल और केवल 800 बेड कोविड का इलाज कर रहे हैं। नगर निगम में इनकी सरकार है, 3500 बेड है, एक भी बेड 3500 में से कोविड का इलाज नहीं कर रहा है। तो केंद्र सरकार का कोई योगदान नजर नहीं आ रहा है। तो सवाल ये खड़ा होता है कि 2 लाख बेड की व्यवस्था बनाने का जो फैसला आप लोगों ने लिया है, उस पर आप पहुंचेंगे कैसे? राघव चड्ढा, 1 मिनट, मैं इस पर संबित पात्रा से जवाब दूं उससे पहले एक सवाल है मेरा।
अभी जो स्थिति है सर दिल्ली में केसेस की, और आपने बताया करीब 9,500 बेड हैं, आपके पास आंकड़ा है कि दिल्ली में इन 9,500 बेड्स पर कितने दिल्ली के बाहर के लोग इस वक्त इलाज ले रहे हैं? अच्छा सवाल है, मैं बता देता हूं। देखिए, औसतन कोविड से पहले, यानी कि ये बीमारी आने से पहले, दिल्ली के अस्पतालों में 50 से 70% इलाज जो होता था वो दिल्ली के बाहर के लोगों का होता था। बाहर का मतलब जो बाहर से आया और यहां इलाज के लिए आया और इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती हो गया। मैं फिर कहना चाहूंगा, दिल्ली वाले से मेरा मतलब है हर वो व्यक्ति जो अन्य राज्यों से आकर दिल्ली में बसा और दिल्ली का हो गया। आज जो व्यक्ति बिहार से यहां काम पर आता है और दिल्ली को अपना घर बनाता है, वो दिल्ली वाला हो गया। हम उसको दिल्ली वाला मानते हैं, कोई भी आईडी प्रूफ अगर उसके पास है। तो जो व्यक्ति बाहर से केवल इलाज कराने आया, जो दिल्ली का निवासी नहीं बना, वो 50 से 70% ऐसे लोग होते थे जिनका इलाज दिल्ली के अस्पतालों में होता था। लेकिन आज सामान्य स्थिति नहीं है। आज दिल्ली के जो लोग हैं उनको भी इलाज के लिए अपने बेड चाहिए। मान लीजिए सर, आपके पास संख्या है कितने लोग हैं बाहर के? किसी के परिवार, देखिए संख्या अभी मेरे पास इस चैनल पर अभी मेरे सामने तो उपलब्ध नहीं है। सर, आप एक निर्णय ले रहे हैं तो आपने कुछ तो संख्या देखी होगी ना सर, कि हम दिल्ली के बाहर वालों को दिल्ली के हॉस्पिटल में कोरोना का इलाज नहीं कराने देंगे। मैं इसलिए पूछ रहा हूं राघव चड्ढा, मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि देखिए, आप कह रहे हैं दिल्ली में औसतन 50 से 70% जो लोग आते थे बाहर से इलाज कराने वाले होते थे। सर, ये कोरोना है, कोई पटना से दिल्ली में कोरोना का इलाज कराने नहीं आएगा। अभी ये स्थिति नहीं है, कोरोना के केसेस अलग हैं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। एक आग दिल्ली में लगी, भीषण आग, और एक आग नोएडा में लगी। अब दिल्ली का जो फायर ब्रिगेड है, जो दिल्ली का फायर टेंडर है, वो जाकर पहले दिल्ली की आग बुझाएगा, फिर नोएडा की आग बुझाएगा ना। दिल्ली में जो आग भीषण लगी हुई है उसको पहले बुझाएगा। वही सरल सा एग्जांपल सर, लेकिन दिल्ली, नोएडा के लोग नोएडा के फायर टेंडर को फोन करेंगे ना, वो दिल्ली के फायर टेंडर को फोन ही नहीं करेंगे। यही तो मैं कह रहा हूं, पटना वाला यहां कोरोना का इलाज कराने थोड़ी आएगा सर। अगर ऐसी बात है तो फिर तो हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्र जो हरियाणा और यूपी के, उनको नाराज ही नहीं होना चाहिए। आज वो खुद स्वीकारते हैं कि हमने व्यवस्था ही नहीं बनाई, ना हरियाणा में बनाई, ना यूपी में बनाई, इसलिए हम सब इलाज कराना चाहते हैं। इनके संबित पात्रा, ये बताइए, बयान देते हैं, अभी वो आंकड़ा तो नहीं दे पा रहे कि इस फैसले के पीछे की वजह क्या थी, लेकिन उन्होंने एक सवाल पूछा कि केंद्र क्या मदद कर रहा है दिल्ली को इस स्थिति से उबारने के लिए। देखिए सुशांत जी, पहले मैं डिबेट के मूल विषय पे आता हूं। डिबेट का आज मूल विषय, और कुछ दिनों से, 2-3 दिनों से मूल विषय है, क्या दिल्ली में जो लोग बाहर से आए हैं और जिनके पास वैधिक कागज नहीं है, अर्थात 7 कागज जारी किए गए हैं, राशन कार्ड होना चाहिए उसी एड्रेस का, आधार कार्ड होना चाहिए 7 जून 2020 से पहले का, या फिर आपके पास कोई अकाउंट, बैंक अकाउंट होना चाहिए अपने एड्रेस का। इस प्रकार 7 तरीके कागज उन्होंने जारी किए हैं। ये अगर होंगे तब जाके आपको दिल्ली के अस्पताल, दिल्ली सरकार के अस्पताल और दिल्ली के प्राइवेट अस्पताल, जो कि लगभग 104 अस्पताल है, उनमें आपको भर्ती मिलेगी। मैं इसके 2 पक्ष को रख रहा हूं आपके सामने। एक तो वैधानिक पक्ष अर्थात लीगल एंगल है, और दूसरा इमोटिव एंगल है। क्योंकि मैं खुद एक मरीज रहा और अभी ठीक होके आया हूं, मैं पहले इमोशनल पक्ष रखूंगा, क्योंकि बीमारी का सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल और इमोशनल पक्ष होता है। सपोज एक 70 साल की महिला है, वो बीमार पड़ गई, उसको सांस लेने में अचानक तकलीफ हो गई। वो क्या करेगी? वो पहले ये 7 कागज खोजेगी, आधार कार्ड जिसमें ये एड्रेस दिखाती है, पता नहीं उसके पास वो आधार कार्ड का कागज मिलेगा कि नहीं। पहले वो खोजेगी कि मेरे पास बैंक अकाउंट किसका है। उसके बाद वो हिसाब लगाएगी कि मेरे घर के पास कौन कौन से अस्पताल है, कौन सा अस्पताल एमसीडी का है, कौन सा अस्पताल सेंट्रल गवर्नमेंट का है और कौन सा स्टेट गवर्नमेंट का है। अगर खुदा न खास्ता उसके पास कागज नहीं मिला, उसको हो सकता है उसके पास कागज हो भी और टाइम से कागज नहीं मिला, जल्दी से उसका हाल बिगड़ने लगा और वो दिल्ली सरकार के अस्पताल में पहुंच गई, तो कागज नहीं दिखाएंगे तो ऑक्सीजन नहीं पाएंगे। आप सोच सकते हैं ये डिबेटेबल विषय भी है कि नहीं? आप सोचिए, अगर आप और मैं सांस नहीं ले पाए और किसी आ रहा हूं राघव, एक बार उनका जवाब मैं आराम से, आपने बहुत देर बोला, मैं बोल लूं उसके बाद आप बोल लीजिएगा। अगर आप और मैं सांस नहीं ले पाते हैं, हमारे माता पिता या हमारे घर का कोई बुजुर्ग सांस नहीं ले पा रहा है, हम दौड़ के किसी अस्पताल के चौखट पे पहुंचते हैं, तो अस्पताल कहता है कि अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है फलाने फलाने कागज दिखाइए, तभी जाके हम ऑक्सीजन दे सकते हैं, वरना हम कुछ नहीं कर सकते। अब आते हैं वैधानिक अर्थात लीगल पक्ष पे। कल एलजी, जो कि चेयरमैन है अपने डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के, दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कोट किया 2 लीगल विषय को।
एक सुप्रीम कोर्ट में 1992 में केस हुआ था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ के अंतर्गत कोई भी अस्पताल, चाहे कोई भी, मैं दिल्ली में हूं या कर्नाटक में हूं, मैं उड़ीसा का हूं, मैं कर्नाटक में गया, वहां बीमार पड़ गया, कोई कर्नाटक का अस्पताल ये नहीं कह सकता है कि ये तो उड़ीसा का आदमी है, इसके पास कागज नहीं है, इसलिए मैं नहीं देखूंगा। एक मिनट, मैं इसके लीगल पक्ष में मैं जा ही नहीं रहा, मैं इमोशनल पक्ष पर ही हूं। मुझे ये बताइए, अभी जो राघव चड्ढा कह रहे थे, मैं आपकी उसी महिला को लाता हूं इस केस में, इस सवाल में, जिनको अभी आप बता रहे थे, 70 साल की बुजुर्ग महिला, उनकी सांस में तकलीफ हो गई, उनको दिल्ली के अस्पताल ने कह दिया हम नहीं देंगे। केंद्र ने क्या इंतजाम किया? आपके जो एम्स हैं, जो केंद्र के अंतर्गत आने वाले हॉस्पिटल हैं, एमसीडी के अंतर्गत आने वाले हॉस्पिटल हैं, उसमें वो बुजुर्ग महिला जा सकती है क्या? ठीक, नंबर एक, अभी थोड़ी देर पहले जब मैं इस डिबेट में आया, इससे पहले रणदीप गुलेरिया जी को आप दिखा रहे थे, उनके इंटरव्यू को दिखा रहे थे, मैं देख रहा था। गुलेरिया साहब ने क्या कहा, एम्स में आज 800 मरीज कोरोना के भर्ती हैं। एम्स टर्शियरी केयर हॉस्पिटल है, अर्थात कैंसर पेशेंट भी देखेगा, न्यूरोलॉजी पेशेंट भी देखेगा, बाकी ऑपरेशंस पूरे देश से सबके टर्शियरी रेफरल सेंटर है, जो कि इंडिया का हाईएस्ट टर्शियरी रेफरल सेंटर। उसके बावजूद 800 मरीज के वहां पे भर्ती हैं। एम्स का एक झज्जर सेंटर है जहां पे दिल्ली के पेशेंट भी जा सकते हैं, हरियाणा के पेशेंट भी आ सकते हैं। उन्होंने अपना झज्जर सेंटर बनाया हुआ है, पूरा डेडिकेटेड टू कोरोना। आरएमएल में अधिकांश पेशेंट, मैं भी एक सेकंड में कंप्लीट कर लूं। आरएमएल में और सारे सेंट्रल हॉस्पिटल्स में खुले हुए हैं। एमसीडी 11 मार्च को एमसीडी ने कहा था कि आप हमारे अस्पताल टेकअप कर लीजिए। हिंदूराव का पूरा नर्सिंग होम कोविड यूनिट बन के रखा हुआ है। 5 पेशेंट पे 5 अस्पताल टेकअप करने के रखा है कि आप हम ठीक है, राघव चड्ढा वो कह रहे हैं कि एमसीडी ने ऑफर किया, मान्यता नहीं दी है, ले लीजिए। नहीं, पर टेकअप करना क्या होता है? एक मिनट सर रुकिएगा, टेकअप करना क्या होता है संबित पात्रा जी? टेकअप क्या करना है, किसको टेकअप करना है? देखिए, कोविड की जो पूरी प्रैक्टिस चल रही है, आपको अगर बेड की आवश्यकता है, हम आपको बेड देने के लिए तैयार हैं। वैसे एमसीडी के अस्पतालों में डेडिकेटेड कोविड विंग चल रहा है और वहां पर ट्रीटमेंट हो रहा है। मैंने कहा कि पूरा का पूरा मैं नहीं समझा सर। संबित जी, टेकअप क्या है? मतलब दिल्ली के मुख्यमंत्री जाके कुछ थोड़ी करेंगे, अस्पताल खुला है, बोलिए आप कोरोना का इलाज कर रहे हैं। मैं आपको समझा रहा हूं। 11 मार्च को हिंदूराव हॉस्पिटल, जो कि एमसीडी का सबसे बड़ा अस्पताल है, उन्होंने अपना पूरा एक विंग कोविड को डेडिकेट कर दिया। डेडिकेटेड डॉक्टर्स हैं, डेडिकेटेड टीम्स हैं, डेडिकेटेड बेड्स हैं। वहां मरीज भी भर्ती हो रहे हैं, आईसीयू फैसिलिटी भी है। कितने मरीज भर्ती हैं सर वहां? मैं अभी संख्या नहीं जानता हूं कितने मरीज भर्ती हैं। आप बताइए। एक सेकंड, चिल्लाने से नहीं होगा, आराम से, मैं आपके बीच में नहीं चिल्ला रहा था। ये बीमारी के बारे में सवाल पूछ रहे हैं, आपने इतनी देर मैं नहीं चाहूंगा सर। अब एक बार राघव चड्ढा को बोलने दीजिए। राघव चड्ढा ये बताइए, वो कह रहे हैं एमसीडी के हॉस्पिटल्स ने कहा आप हमारे यहां से सुविधाएं ले लीजिए, बेड्स ले लीजिए, आपने कितने लिए? पहली चीज तो ये है कि मैं चुनौती देता हूं मेरे मित्र जो भी ठीक होकर आए और मैं उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं। संबित जी, ये बता दें, एक अस्पताल एमसीडी का जिसमें एक भी व्यक्ति इस बीमारी से संक्रमित होकर भर्ती है, एक भी, 3500 बेड हैं नगर निगम के अस्पतालों के पास पूरी दिल्ली में, एक भी अस्पताल या एक भी वार्ड, एक भी बेड इनका ऐसा नहीं है जिसपे कोरोना बीमारी से संक्रमित आदमी उसमें भर्ती है। इन्होंने अपने अस्पतालों पे ताला लगा दिया कि भैया हम इस बीमारी का इलाज नहीं करेंगे, और आपके चैनल पर आकर क्या बोल रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी इन अस्पतालों को ले लें, अरविंद केजरीवाल जी चलाएं। भाई, नगर निगम में जनता ने आपको चुन के वोट दिया, आपके अस्पताल हैं, 3500 बेड आप चलाते हैं, अब अरविंद केजरीवाल जी आपके अस्पताल चलाएं। ठीक है, आपने एक चैलेंज दिया है, उनसे सुन लीजिए। संबित पात्रा, आपको चैलेंज है कि बताइए कहां पर है कोरोना के पेशेंट्स एमसीडी के हॉस्पिटल्स? देखिए सुशांत जी, मैं पहली बार ऐसा देख रहा हूं कि एक निर्वाचित सरकार कह रही है कि देखिए बाकी सरकारें क्या कर रही है, हम तो हाथ खड़े कर रहे हैं, अब एमसीडी चलाए दिल्ली को, अब एम्स चलाए दिल्ली को। ठीक है, मैंने आपको हिंदूराव हॉस्पिटल का, अगर हिंदूराव हॉस्पिटल ही पूरा दिल्ली है और दिल्ली की सरकार एमसीडी ही चलाती है, तो मैं आपको कह दूं कि पूरा का पूरा नर्सिंग होम, मैं प्लीज इस प्रकार चिल्ला चोट नहीं कर सकता। कल मैंने आपके पेशेंट भर्ती है संबित जी, बहस खत्म हो जाएगी। सुशांत भाई, मैं यहाँ बिल्कुल चिल्लाने नहीं बैठा हूँ। संबित जी, वो ये कह रहे हैं, आप आंकड़े बता दीजिए, वो नहीं काउंटर क्वेश्चन करेंगे। नहीं, मतलब आप कल मैंने संजय सिंह जी के साथ डिबेट किया। संजय सिंह जी ने कहा दिल्ली के अस्पतालों में, जो दिल्ली सरकार के अस्पताल है, उसमें 46% बेड अभी खाली है। अगर 46% बेड आपका खाली है तो ये हाहाकार महामार क्यों मचाया हुआ है आपने? आप क्यों कह रहे हैं कि दूसरों को ट्रीटमेंट नहीं करेंगे? मैं भी आपके बीच में बोल सकता हूँ, कोई मुश्किल सवाल सच्चे नहीं है, इसलिए आप ये चिल्ला चोट मचाए हुए हैं। पहली बात मैं चिल्ला नहीं रहा संबित भाई, के साथ बता संबित भाई, इस बात 2 किरदार हैं सर।
एक एमसीडी और केंद्र के हॉस्पिटल है सर। संबित जी एक मिनट, मैं बस एक क्लैरिटी दे रहा हूं। देखिए राघव चड्ढा से मैंने पूछा दिल्ली सरकार क्या कर रही है, अभी और सवाल है उनसे पूछूंगा। एक सवाल यह था कि केंद्र क्या मदद कर रहा है दिल्ली के लोगों की, केंद्र के हॉस्पिटल और एमसीडी के हॉस्पिटल्स में, इसका स्पष्ट जवाब चाहिए सर। देखिए मैं मानता हूं, पहली बात तो है कि दिल्ली सरकार ने हाथ खड़े कर दिए हैं, अब उनको हर जगह से मदद चाहिए, हम मदद कर रहे हैं, यही तो मैं बता रहा हूं। पहली बात आप याद करिए, दिल्ली सरकार ने, अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके फर्स्ट डे क्या कहा? फर्स्ट डे उन्होंने दो चीजें कही, किसी को डरने की बात नहीं है जी, 30,000 बेड हमने बना दिए हैं, इतने हॉस्पिटल ले लिए हैं, इतने होटल्स ले लिए हैं, फलाने ढिकड़े सब करके हमारे पास 30,000 बेड है। फिर उन्होंने कहा मैं धन्यवाद देता हूं केंद्र सरकार को, जो पीपीई किट हमने मांगे, जो N95 मास्क हमने मांगे, सब हमें केंद्र सरकार ने मुहैया करा दिया। एम्स जैसे टर्शियरी केयर सेंटर में 800 बेड में 800 पेशेंट भर्ती हैं, 800 आरएमएल में सर्वाधिक पेशेंट भर्ती हैं। राघव चड्ढा मुझे एक बात बताइए, ठीक है संबित पात्रा जो कह रहे हैं वो लोगों ने सुन लिया, ठीक है एक सुनिए आप देखिए अब हमें भी मौका दीजिए, पिछले 10 मिनट से संबित जी बोल रहे हैं। हम और आप डिबेट से भटक रहे हैं। डिबेट का मुद्दा क्या है सुशांत जी? अगर एमसीडी पे जाएं तो डिबेट से भटक रहे हैं। एक सेकंड, आप बताइए, ये देखिए एक बड़ी चतुराई से ये बहस ही बता, मैं बिल्कुल बीच में नहीं बोलूंगा। अच्छा लेकिन संबित भाई आपने देखिए आपने बहुत डिटेल दी है, अब राघव चड्ढा को रिस्पॉन्ड करने दीजिए। राघव जी मुझे एक बात बताइए, कल उप मुख्यमंत्री ने कहा, उप मुख्यमंत्री ने कहा 5.5 लाख केस 31 जुलाई तक हो सकते हैं, ठीक है दिल्ली में। अगर हम ये मान भी लें कि चलिए केंद्र मदद नहीं कर रहा है, एमसीडी के हॉस्पिटल्स में बेड्स नहीं है, एम्स में बेड्स जो है, सुशांत भाई मैं कंप्लीट कर लूं जरा, एक विषय में रख रहा था उसका। अच्छा आप बोल लीजिए, ठीक है बोलिए, ठीक है 1 मिनट बोलने दीजिए राघव चड्ढा, 30 सेकंड में बोल लीजिए सर, फिर मैं उनके पास जाऊं। 30 सेकंड उनको कंप्लीट करने दीजिए। 10 सेकंड में बोल लेता हूं, फिर आप बोलिएगा, मैं बिल्कुल चिल्लाऊंगा नहीं, मैं आपके पीछे चिल्लाता भी नहीं हूं। देखिए सुशांत भाई, डिबेट का मूल विषय है क्या बाहर के लोग दिल्ली के अस्पताल में और दिल्ली के प्राइवेट अस्पताल में ट्रीटमेंट ले सकते हैं। मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, कोई मरा नहीं जा रहा है तमिलनाडु और कन्याकुमारी से आके दिल्ली में ट्रीटमेंट लेने के लिए। कोई मेरे राज्य उड़ीसा से यहां भागा नहीं आ रहा है प्लेन पकड़ करके मुझे दिल्ली में जाके ट्रीटमेंट लेना है। अगर कोई भी व्यक्ति ट्रीटमेंट लेने जा रहा है, वो उस स्टेज में जा रहा है जिस स्टेज में उसको वाकई ट्रीटमेंट की आवश्यकता है। वैसे में मैं और राघव चड्ढा बैठ के क्या डिबेट कर रहे हैं? अब मैं राघव चड्ढा से पूछ लूं, डिबेट का एक मूल विषय यह भी है कि क्या हर कोई अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है, केंद्र भी, एमसीडी भी और दिल्ली सरकार भी। आप केंद्र और एमसीडी की बात कर रहे हैं, हम दिल्ली सरकार की बात राघव चड्ढा से पूछ रहे हैं। राघव जी मेरा सवाल यह था कि अगर 5.5 लाख केसेस जुलाई के अंत तक में हो सकते हैं दिल्ली में, तो अगर ये एमसीडी के बेड भी हो जाएं, सारे प्राइवेट हॉस्पिटल के बेड भी हो जाएं, तो भी 80,000 बेड जो मुख्यमंत्री कह रहे हैं वो शायद पूरे नहीं पड़ेंगे, आपको दूसरे बेड्स बनाने पड़ेंगे दूसरी जगहों पर। वो क्यों नहीं बन पाए अभी तक? सुशांत जी देखिए, अभी तक की जो स्थिति है, इन्फेक्शन रेट दिल्ली का और आबादी को देखते हुए हमने पर्याप्त मात्रा में बेड्स बनाए। लगभग 4,500 बेड अभी भी दिल्ली सरकार के अस्पतालों में खाली हैं। इसको बढ़ाया जा रहा है। आने वाले समय में हम चाहे स्टेडियम हो, बड़े बड़े बैंक्वेट हॉल हो, सबको लिया जा रहा है, होटलों को लिया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो खुद ही अपनी प्रेस वार्ता में कहा कि हम होटल और बैंक्वेट हॉल्स को अभी नहीं, अस्पताल का एक विंग बनाकर वहां बिस्तरे और ऑक्सीजन की व्यवस्था लगानी पड़ सकती है। और हम इस मुहिम में जुटे हुए हैं और भाग नहीं रहे अपनी जिम्मेदारी से। लेकिन कितनी बढ़िया बात है, आपने 5 बार बड़ी बेबाकी से मेरे मित्र से सवाल पूछा कि नगर निगम के कितने 3500 बेड में से कितने बेड पे कोविड के मरीजों का इलाज हो रहा है। मेरे मित्र आपको जवाब नहीं दे पाए। मैं यही एक्सपोज करना चाह रहा था कि ना नगर निगम और ना केंद्र सरकार किसी प्रकार का योगदान दे रहा है। इन्होंने कहा कि एम्स टर्शियरी केयर करता है, बड़ी बड़ी सर्जरी करता है, सही कहा, मैं सहमत हूं संबित जी के साथ। लेकिन उसी हिसाब से एलएनजेपी अस्पताल, जीटीबी अस्पताल, राजीव गांधी अस्पताल, ये 3 बड़े अस्पताल दिल्ली सरकार के इन्हीं प्रकार की न्यूरो सर्जरी से लेकर बोन मैरो ट्रांसप्लांट से लेकर ओपन हार्ट सर्जरी करते हैं। लेकिन आज वो सारे अस्पताल जनता की सेवा में लगे हुए हैं, केवल कोविड-19 का इलाज कर रहे हैं। नहीं राघव, दूसरा पॉइंट मेरा सुन लीजिए, बोलिए। कर्नाटक का 1 मिनट सुन लीजिए, अब हमें भी थोड़ा सा समय दे दीजिए सुशांत भाई। कर्नाटक की सरकार ने 1.5 महीने पहले एक ऑर्डर जारी करा और कहा कि केरल से कोई भी व्यक्ति कर्नाटक नहीं आएगा इलाज कराने के लिए, और बकायदा मैंगलुरु के हर अस्पताल को लिखकर कहा कि केरल से आने वाले किसी व्यक्ति का आप इलाज नहीं करेंगे। तब कहां चला गया था इनका संविधान? तब कहां चला गया था भेदभाव? जब कर्नाटक में बीजेपी की सरकार करे तो वो तो रासलीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला।
मैं ये आपको कहना चाहता हूं बड़े स्पष्ट तौर पे, ये सामान्य परिस्थितियां नहीं है, ये आपातकाल की परिस्थितियां हैं, जहां एक समय दिल्ली में 70% बाहर से लोगों का आकर इलाज होता था। आज वो स्थिति नहीं है। आज दिल्ली वालों को भी जरूरत है और दिल्ली में किसी को बेड नहीं मिलता तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? राघव सर, आखिरी पॉइंट सुन लीजिए, फिर मैं आपको एक पॉइंट दे दीजिए आखिरी। एक इन्होंने संबित जी ने उदाहरण दिया कि एक वो बूढ़ी महिला 70 साल की जो बाहर से आकर दिल्ली में आई है, एक हफ्ता पहले उसकी तबियत खराब हो गई है, वो क्या पहले अपने कागज देखेगी या कहां जाएगी? अरे भाई वो किसी भी अस्पताल में जाएगी, इमरजेंसी वार्ड होता है हर अस्पताल में, इमरजेंसी में उसका इलाज होगा, उसे ऑक्सीजन मास्क लगाया जाएगा और फिर जब उसकी हालत ठीक हो जाएगी तो उसको डेजिग्नेटेड अस्पताल पहुंचा दिया जाएगा। इतना अमानवीय कोई नहीं होता है। हर संबित भाई आप रिस्पॉन्ड कीजिएगा। एक सवाल मैं राघव चड्ढा से पूछ लूं। राघव चड्ढा, अगर आप ये मान रहे हैं, एक सेकंड बस, एक सवाल संबित पात्रा, आप उसका जवाब भी दे दीजिएगा। राघव चड्ढा मुझे ये बताइए, अगर दिल्ली की सरकार इतनी सक्षम है कि 80,000 बेड बना लेगी जो स्थिति आएगी उसको लेकर, तो 80 की जगह 90 भी बना सकते हैं सर आप। ये मरीजों को कहना कि हम आपको इलाज नहीं देंगे अगर आप दिल्ली के नहीं हैं, 10,000 और बना, कोई नहीं आ रहा सर पटना से बेंगलुरु से यहां इलाज कराने। मैं आंकड़े दे देता हूं। देखिए, जो कल माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने बयान दिया, उपराज्यपाल की मीटिंग में भी बात सामने आई, वो 80,000 बेड्स की थी। अगर दिल्ली में जो दिल्ली में रह रहे लोग हैं उनका इलाज हो तो 31 जुलाई तक 80,000 बेड चाहिए। लेकिन अगर बाहर से आ रहे लोगों का भी इलाज दिल्ली में करना है तो 31 जुलाई तक दिल्ली में 2 लाख बेड चाहिए, यानी कि 80,000 नहीं 2 लाख बेड चाहिए। अब ये जो 1,20,000 का डिफरेंस है, ये जो गैप है, इसको कौन भरेगा? इसमें केंद्र सरकार की मदद चाहिए, नगर निगम की मदद चाहिए। लेकिन आज हो क्या रहा है दिल्ली में? आज दिल्ली में नगर निगम, आप इस पर संबित पात्रा को रिस्पॉन्ड करने दीजिए। वो कह रहे हैं सर बाहर के लोग आएंगे तो ये आंकड़ा और बढ़ जाएगा बेड्स का। चलिए, ये देख सुशांत भाई बहुत देर से सुन लिया, आप बताइए। और दिग्गज लोग, चाहे गृह मंत्री जी हो चाहे प्रधानमंत्री जी हो, सब बिहार चुनाव के लिए चले गए। सब लोग बिहार जाकर चुनाव लड़ रहे हैं। दिल्ली से अच्छा तरीका नहीं है। देश की जिम्मेदारी अरविंद केजरीवाल जी को दे गए हैं। अगर आपने देश की जिम्मेदारी अरविंद केजरीवाल जी को दे दी है तो अरविंद केजरीवाल जी देश की जिम्मेदारी निभाएंगे। देश की जिम्मेदारी जनता सवाल संबित पात्रा, आप इस पर रिस्पॉन्ड करें। कैसे आप ये सारी जिम्मेदारी कैसे रिस्पॉन्ड करूंगा? ये तो लड़ाई झगड़े वाली राघव भाई सुन लीजिए, आप तो नहीं है बिल्कुल। अरविंद केजरीवाल जी पहले दिल्ली को संभाल लें, फिर पूरे देश को, और उसके बाद ब्रह्मांड को भी संभालेंगे, अच्छी बात है। देखिए, अभी राघव चड्ढा जी ने कहा कि समय आएगा हम तो 80,000 बेड भी बना लेंगे, समय आएगा तो हम न जाने क्या क्या कर लेंगे। मैंने कल भी एक कहानी सुनाया था, आज एक कहानी सुनाता हूं। एक व्यापारी था, बहुत प्रसिद्ध व्यापारी था। वो व्यापारी सोने के बहुत सारे मुद्रा लेकर दूसरे राज्य जा रहा था। यह 1000 साल पुरानी बात है। दूसरे राज्य जा रहा था व्यापार करने के। तो उसको जंगल के बीच में डाकुओं ने घेर लिया। बोले, ए व्यापारी तू आ, इधर आ। उसको बंदूक दिखाया, छुरा चाकू दिखाया और उसका सारा सोना लूट लिया। फिर बोला, अच्छा तूने माला भी पहना हुआ, चेन भी लूट लिया उसका। और उसके बाद उसका गमछा, धोती सब कुछ ले लिया। तो देखा कि उसके निक्कर के पास एक बड़ा सा तमंचा रखा हुआ था। तो डाकुओं ने कहा, ये तमंचा क्यों रखा है, क्या करेगा? बोले, जब मेरा बुरा दिन आएगा तो मैं तमंचे से मारूंगा लोगों को। तो डाकुओं ने कहा, और कितना बुरा दिन आएगा? सब कुछ तो तेरा लूट गया, तूने तमंचा तो इस्तेमाल नहीं किया। ये आम आदमी पार्टी वाले बोल रहे हैं हम 30,000 बेड कर देंगे, 40,000 बेड, और कितना बुरा दिन आएगा? आप वीडियो देख रहे हैं राघव चड्ढा, लोग मर रहे हैं सड़क पर, बड़े बड़े लोग, गरीबों की तो वीडियो आ ही रही है, अच्छे खासे लोग। हाँ, कल एक जर्नलिस्ट, एक सेकंड में चिल्लाने रहा था, मैं शांति, सुशांत भाई पहले चुप करिए। क्या मैं बिल्कुल मैं बीच में नहीं बोल रहा था। सुशांत भाई प्लीज कंट्रोल द डिबेट। सुशांत भाई, मैंने इनके बीच में एक करके बोल लीजिए। सुशांत भाई, कल मैंने एक पत्रकार के वीडियो को देखा। उसके घर में 2 मृत्यु हुई थी। उसके सास, उसके ससुर उसके सामने दम तोड़ गए थे। डेड बॉडी उठाने के लिए कोई नहीं आया। दिल्ली सरकार वो फोन करते रहे। पत्नी उसकी, उसकी 2 बेटियां और वो खुद कोविड पॉजिटिव पड़ा हुआ था। किस प्रकार, क्या चेहरा था उस रिपोर्टर का। लोगों को मैंने वीडियो में देखा है, दम तोड़ते हुए अस्पताल के बाहर, रोते हुए, बिलखते हुए, और ये कह रहे हैं हमारे पास इतनी मानवीयता है, हम 80,000 बेड संबित भाई बैठे हुए हैं। कहां है वो बेड? संबित भाई ये फेल हो गए, मान लीजिए संबित भाई ये फेल हो गए, आप कह रहे हैं एकदम फेल हो गए, लोग सड़क पर मर रहे हैं। केंद्र की सरकार क्या कर रही है? आप पश्चिम बंगाल में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अमित शाह कर सकते हैं। मुख्यमंत्री को फोन लगाकर पूछा कि ये क्या हो रहा है दिल्ली में? किसने कहा नहीं पूछा है करके? किसने पूछा? अब ये जो अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके धन्यवाद देते थे सेंट्रल गवर्नमेंट को कि मुझे बताइए किसने कहा?
कब फोन नहीं, एक किया? सेकंड मुझे बताइए। मेरे को सवाल पूछा गया, समय बताइए, आगे से आप तारीख बोलेंगे तो मैं बताइए। लगातार बोलता रहूंगा। आपकी आवाज में खराबी अरे है, मैं मैं सवाल आराम पूछ रहा हूं से संबित सुनाई दे रहा हूं। भाई। आपके स्काइप में गड़बड़ी है, आवाज अच्छे से नहीं आ रही है। मैं अगर बोलना शुरू करूं तो लगातार मैं कोई जवाब बात नहीं, दूंगा, इससे कोई शांति बात से सुन लीजिए पहले। कोई नंबर बात नहीं, एक। हमारे स्काइप में गड़बड़ी है, हमारी व्यवस्था में गड़बड़ी है, हम सब में गड़बड़ी है, फिर भी हम दिल्ली वालों की नहीं, सेवा सुन कर रहे हैं। लीजिए राघव भाई, ऐसे डिबेट नहीं होता है। संजय सिंह जी कल थे, कितने अच्छे से डिबेट कर रहे थे, देखिए कोई चिल्ला चोट नहीं था, आराम से बात कर रहे थे, आराम से सुन लीजिए। देखिए मैं इतना कहना चाहता हूं कि हम अरविंद केजरीवाल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, सभी चीज के लिए धन्यवाद भी दिया, हम भी मिलके कर रहे हैं। हम सिर्फ एक ही विषय पे आपत्ति दर्ज कर रहे हैं कि 7 कागज दिखाने पर ही आपको इन अस्पतालों में ट्रीटमेंट मिलेगा, ये अमानवीय है। और मैं चैलेंज करता हूं, ये जो दिल्ली सरकार है, ये कोर्ट क्यों नहीं गई इस विषय को लेकर? वहां एक PIL है कोर्ट में, आप जल्दी देखिएगा इस पर निर्णय, आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। देखिए, आपने कहा नहीं संबित भाई, आप कह रहे हैं आप मिलकर कर रहे हैं, धन्यवाद आपका, मिलकर होगा। और जब जिम्मेदारी होगी कि सड़क पर लोग मर रहा है तो वो अरविंद केजरीवाल का हो जाएगा। जब मिलकर कर रहे हैं तो जिम्मेदारी आप पर भी आएगी ना। नहीं, मुझे तो आश्चर्य लग रहा है। आप बोल रहे हैं कि यहाँ पे दिल्ली में MCD की सरकार है, केंद्र की सरकार है। आप पहले डिसाइड कर लीजिए दिल्ली में सरकार किसकी है। नहीं, मैं तो उनको कह रहा हूं सर, मैं उनसे पूछ रहा हूं, पर आप भी तो देखेंगे ना सर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो पूछेंगे, दिल्ली के लोग मर रहे हैं तो छोड़ देंगे? तो हमारे अस्पतालों ने, हमारे जो यहाँ पे 10 सेंट्रल गवर्नमेंट के अस्पताल है, उन अस्पतालों ने कहीं नहीं लिखा है कि हम दिल्ली के लोगों को नहीं लेंगे, हम तो पूरे भारत के लोगों को लेंगे, सबकी ट्रीटमेंट करेंगे। अगर ऐसा कानून हम बना देते, कितने बेड हैं? MCD के अस्पताल में ऐसा बेड है नगर निगम के अस्पताल, अगर MCD का अस्पताल ऐसा कानून बना दे कि हम केवल MCD के मरीजों को देखेंगे, बाकी लोगों को नहीं देखेंगे, तब आप हमसे सवाल पूछते। इन्होंने एक गैर कानूनी कानून बनाया, गैर संवैधानिक कानून बनाया कि दिल्ली के, मुझे बताइए, ठीक है, मान लीजिए अमित शाह कहीं और बिजी, अरविंद केजरीवाल को तो दिल्ली की जनता ने चुना सर। आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं, मैं देखिए नोएडा में रहता हूं, मेरे एक सहयोगी दिल्ली में रहते हैं। नोएडा में जिस बिल्डिंग में कोरोना का केस निकल जाए वो बिल्डिंग सील हो जा रही है, वो टावर सील हो जा रहा है। और जहां मेरे मित्र रहते हैं उनके फ्लैट के नीचे वाले फ्लैट में कोरोना का केस निकला, कोई पूछने नहीं आया, सैनिटाइज करना तो दूर की बात है। ये दिल्ली की व्यवस्था है सर। देखिए पहली चीज तो यह है, जब आप मौत की बात करते हैं, ये एक महामारी है, लोगों की जान जा रही है, इससे कोई इनकार नहीं है। और हम संवेदनशील है, हमें उतना ही दुख है जितना उस परिवार वाले एक उनके रिश्तेदार को दुख है कि उनकी कोई परिवार का व्यक्ति इस बीमारी के सामने घुटने टेक दिए। ये बहुत बड़ी महामारी है और हम सब 24 घंटे काम कर रहे हैं, इसे लड़ने की प्रयास कर रहे हैं और अवश्य पूरी दिल्ली सरकार मिलकर लड़ेंगे और जीतेंगे। लेकिन जहां तक मौत के आंकड़े की बात हो रही है, आज इस देश में एक राज्य है जिसमें मृत्यु दर सबसे अधिक है, उस राज्य का नाम है गुजरात, जहां 6.7% मृत्यु दर है। जहां जितने लोगों को बीमारी हो रही है उसके 6.7%। राघव ये बताइए, मेरे घर में कोई मर जाए तो मैं उसको क्या बोलूं अपने परिवार को कि चलो गुजरात में भी तो मर रहे हैं, मेरे यहाँ मर गया तो क्या हो गया? नहीं, मैं वो नहीं कह रहा, मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा कि इसकी शर्ट ज्यादा साफ और मेरी शर्ट ज्यादा सफेद। सर गुजरात छोड़े ना सर, अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की जनता ने वोट दिया ना सर, गुजरात की जनता ने नहीं दिया। बिल्कुल मैं जवाब दे रहा हूं। देखिए मैं यही कहने का प्रयास कर रहा हूं कि ये एक बहुत बड़ी महामारी है, हम सबको मिलकर लड़ना होगा। इस तू मैं से और राजनीति से किसी का भला नहीं होगा। और जिस दिन से ये बीमारी आई है, आप देख रहे हैं कि वो उपराज्यपाल और वो केंद्र सरकार जिससे हमारे वैचारिक मतभेद थे, आज अरविंद केजरीवाल जी उपराज्यपाल और केंद्र सरकार के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। आज यदि उपराज्यपाल ने हमारे ऑर्डर को दरकिनार किया तो माननीय मुख्यमंत्री ने क्या कहा? उन्होंने कहा ठीक है, आपका फैसला स्वीकार, हम सबके लिए काम करेंगे। चाहे बीजेपी के बड़े नेता बिहार चुनाव प्रचार में चले जाए, हम दिल्ली को संभालेंगे। दिल्ली में जितने लोग आ रहे हैं सबका इलाज होगा। और साथ ही साथ ये जो कॉमेडी नाइट, वो निक्कर वाला उदाहरण, को शायद खाकी निक्कर पहन के कोई व्यक्ति आया होगा जिसने अपने तमंचे का इस्तेमाल नहीं किया। अरविंद केजरीवाल अपने पास चाहे जितने वेंटिलेटर हैं, जितने ऑक्सीजन मास्क हैं, जितने तमंचे हैं, सबका इस्तेमाल कर कोविड को हराएंगे। और जब दिल्ली की बात होती है, मैं बता दूं सर, सारे तमंचे इस्तेमाल कर रहे हैं तो दिल्ली में कम्युनिटी स्प्रेड की हालत कैसे हो गई सर? सारे तमंचे इस्तेमाल करने के बाद आपने दिल्ली क्यों खोला सर, अगर कम्युनिटी स्प्रेड लग रहा था? सुशांत जी, अगर मैं ये कहूं कि दिल्ली में कम्युनिटी स्प्रेड नहीं है तो मैं झूठ बोल रहा हूंगा। तो दिल्ली क्यों खोल रखी है सर? दिल्ली क्यों खोल रखी है अगर कम्युनिटी स्प्रेड है? उस पर भी आ जाता हूं, मुझे बात पूरी करने दीजिए। देखिए दिल्ली में अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, जितने लोग बाहर से आए उसमें से कई लोग ये बीमारी लेकर आए।
मरकज का केंद्र भी दिल्ली रहा, मरकज भी दिल्ली में हुआ, सबसे ज्यादा संक्रमित यहां हुआ। और महानगरों में देखा जाए तो मुंबई और दिल्ली दो ऐसे महानगर हैं जहां पर इंफेक्शन रेट ज्यादा है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि दिल्ली वालों का इलाज करना भी जरूरी है। आप जिस बूढ़ी महिला का उदाहरण दे रहे हैं, अगर उस बूढ़ी महिला को कल राम मनोहर लोहिया आप थोड़ी देर भूल जाइए कि आपको संबित पात्रा को जवाब देना है। एलएनजेपी में बेड नहीं मिलता है तो क्या उसके जिम्मेदार संबित पात्रा? राघव जी, आप थोड़ी देर भूल जाइए, आपको संबित पात्रा को जवाब देना। आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए जो दिल्ली की जनता पूछ रही है। मैं पूछ रहा हूं, आप ये कह रहे हैं कि अगर कम्युनिटी स्प्रेड नहीं हुआ है, ये आप बोलेंगे तो ये एक बड़ा झूठ होगा, ये सच से मुंह मोड़ने जैसा होगा। तो मेरा सवाल था कि आपने कम्युनिटी स्प्रेड है ये जानते हुए दिल्ली को क्यों खोल दिया? आपने कहा यहां पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लोग गुड़गांव भी गए, नोएडा भी आए। गोवा जैसा प्रदेश जहां सबसे ज्यादा टूरिस्ट जाते हैं, वहां पर अभी 500 केस भी नहीं हुए हैं। दिल्ली में अगर हो गया तो रोकना था ना सर, दिल्ली क्यों खोली? इसके दो सरल जवाब है। पहला जवाब तो यह है कि दिल्ली को कितना खोला जाए या नहीं खोला जाए, ये स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जिसकी कल बैठक हुई थी वो डिसाइड करती है। और उस बैठक में हमारे प्रतिनिधि उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बात रखी कि क्या हम कम्युनिटी स्प्रेड पर आ गए हैं, इसका संज्ञान लिया जाए और उसके हिसाब से फैसले लिए जाएं। क्या दिल्ली में फिर कुछ बंद करने की जरूरत है या कुछ और खोलने की आवश्यकता है, उस पर विस्तार से चर्चा हो। आपको जान के चंबा होगा कि केंद्र सरकार के प्रतिनिधि जो उस बैठक में बैठे थे, उन्होंने साफ मना कर दिया कि दिल्ली के अंदर कम्युनिटी स्प्रेड नहीं है, यानी कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन अभी तक दिल्ली में नहीं शुरू हुआ है। मैं पूछना चाहूंगा कि किस चीज का इंतजार कर रही है केंद्र सरकार? क्या दिल्ली में कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं है? इतने हजारों लोगों को संक्रमित हो गया है। चलिए सुशांत जी, अब मैं आराम से बोल लूं जरा। सुशांत जी, मुझे तो आश्चर्य लग रहा है, आपने इनको पूछा कि दिल्ली को क्यों खोल दिया अगर आपको आशंका है कि कम्युनिटी स्प्रेड है। कल आशंका जताया गया, दिल्ली को खोलने का काम केंद्र सरकार नहीं करती है। कौन सा मॉल खुलेगा, मंदिर खुलेंगे कि नहीं, मस्जिद खुलेंगे कि नहीं, गुरुद्वारे खुलेंगे कि नहीं, नॉर्मल लाइफ नॉर्मल्सी पे आएगी कि नहीं, राज्य सरकारों को ये नियम दिया गया है। यूनियन टेरिटरी के नाते आपको ये अधिकार दिया गया है। कोई हमने आपको जबरदस्ती नहीं कहा था कि आप सब कुछ खोल दीजिए। बहुत सारे राज्यों ने नहीं खोला है, बहुत सारे राज्यों ने खोल दिया है। अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा अब हमें तो सब कुछ खोलना पड़ेगा, कोरोना के साथ जीना भी सीखना पड़ेगा। आप बताइए, सब कुछ अगर ये कह रहे हैं कि ये निर्णय तो एलजी को लेना पड़ेगा, कितना खोलना है कितना नहीं खोलना है ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट को। ये मैंने नहीं कहा। मतलब कुल मिलाकर के सारा निर्णय आप मान ही नहीं रहे कि दिल्ली का ट्रांसमिशन है और ये कम्युनिटी ट्रांसमिशन है। अरे ये ना माने छोड़िए ना राघव चड्डा, ये नहीं मानने छोड़े। मुख्यमंत्री को लग रहा है, आपको लग रहा है, डिप्टी सीएम को लग रहा है, आप सब बंद कर दें, बोले लोग घर में रहिए भाई, दिल्ली को बचाना है, लोग नहीं बाहर निकलेंगे। सुशांत भाई, इनके मानने से क्या होता है? छोड़ दीजिए। दिल्ली में देखिए पूरे देश में डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लागू है और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट ये उचित तरीका नहीं होता। हमसे सवाल पूछा है। नहीं, एक सेकंड मुझे कंप्लीट करने दीजिए पहले, उसके बाद आप बोलिएगा। प्लीज देखिए, आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, दिल्ली में चर्चा हो रही है, हमें तो बोलने दीजिए। कंप्लीटली बोल तो लूं सुशांत भाई। सुशांत जी, सर एक एक करके ठीक है। समित भाई आप बोलिए, फिर राघव आप दोनों का रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा। जो मैंने सवाल पूछा और समित पात्रा आपको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। हाँ देखिए, कल आपने सुना ना, मनीष सिसोदिया जी ने कहा कि हमें डाउट है कि यहाँ कम्युनिटी स्प्रेड हो गया है। अगर डाउट है कम्युनिटी स्प्रेड हो गया है तो आपने ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कौन क्या 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 खुलेगा दिल्ली में, क्या क्या नहीं खुलेगा, इसका निर्णय आपने लिया था। एलजी ने निर्णय नहीं लिया था, ना ही होम मिनिस्टर ने लिया था। एमएचए का गाइडलाइन आया था, गाइडलाइन में ये लिखा हुआ था आप इससे कम खोल सकते हैं, ज्यादा नहीं खोल सकते हैं। आप मॉल नहीं खोल सकते हैं, मगर खोलना अगर नहीं लिखा हुआ है तो जबरदस्ती खोल नहीं सकते हैं। तो ये आपके हाथ में निर्णय था। आज राघव चड्डा कह रहे हैं ये निर्णय केंद्र सरकार का है कि दिल्ली खुल गई, मतलब अस्पताल नहीं, ये मैंने कभी भी नहीं कहा। सुशांत जी, सारा निर्णय मनीष सिसोदिया और दिल्ली सरकार करेगी क्या? फिर ये उनका जवाब जैसे ही अच्छे सब चल रहे थे, भाषण समाप्त हो गया, बिहार का चुनाव बोल रहे थे, कैसे आगे हैं जी आप? कोरोना बिहार का चुनाव अभी 6 महीने दूर है भाई, भाषण समाप्त हो गया, हमारा जवाब चिंता मत करें आप। दिल्ली में जो अरे यार रहे हैं उनकी चिंता करें प्लीज। ये कॉमेडी नाइट दिल्ली के बारे में हमारा जरा बात बिहार सर समित भाई, एक बहुत इंपॉर्टेंट विषय चल रहा है कि दिल्ली को खोलने का अधिकार अगर मुख्यमंत्री के पास था और कम्युनिटी स्प्रेड हो रहा था तो क्यों खोला? इस पर राघव चड्डा आप रिस्पॉन्ड कर दीजिए। देखिए हाँ, अच्छी बात है। देखिए ऐसा है कि हमने कल एक बहस शुरू करी एसडीएमए की बैठक में और ये बात रखी कि क्या दिल्ली कम्युनिटी स्प्रेड के घेरे में आ चुका है, क्या स्टेज 3 इस बीमारी का, महामारी का हमारे दिल्ली राज्य पे दस्तक दे चुका है। और आपको जान के चंबा होगा कि केंद्र सरकार ने दरकिनार कर दिया उस बात को।
जब जैसे ही आपने देखा कि हमने एक फैसला लिया कि दिल्ली वालों के लिए अस्पताल होगा, उपराज्यपाल ने उसको पलट दिया। तो ये जो फैसले होंगे सहमति से लिए जाएंगे, नहीं तो हम आज कोई फैसला लें, ये कल फैसला पलट देंगे। और इस देश में डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लागू है, जिसके चलते गाइडलाइन जारी होती है कि कौन से राज्य में क्या खुलेगा। अब देखिए, इनको शांत करा दीजिए। ये कॉमेडी नाइट्स में संबित पात्रा नहीं चल रहा है, गंभीर बहस चल रही है। मतलब दिल्ली को कॉमेडी नाइट्स में संबित पात्रा दिल्ली को पूरा समय चाहिए। राघव चड्ढा, आप ये कह रहे हैं कि कम्युनिटी स्प्रेड हो रहा है, लेकिन चूंकि केंद्र मान नहीं रहा, और अगर आप दिल्ली बंद करेंगे तो केंद्र पलट देगा, इसलिए आपने दिल्ली खोल दी। सुन लीजिए, नहीं ऐसा नहीं है, हमारी बात सुन लीजिए। ये कॉमेडी नाइट विद संबित पात्रा समाप्त होगी तभी मैं बोल पाऊंगा। नहीं, ये कॉमेडी नाइट नहीं है, आप करेंगे तो बात बोलते, सर आप अपनी बात करिए, फिर आप बोलते, फिर वो रिस्पॉन्ड करते हैं, आप अपनी बात नहीं ऐसा है, इसलिए इसमें हंसने की कोई बात नहीं है। देखिए ऐसा है, वीडियो सामने आ रहे हैं, उसको देखकर दिल दहल जाता है। आप सिर्फ ये बताइए कि दिल्ली खोला क्यों अगर कम्युनिटी स्प्रेड हो रहा था? लखनऊ से भी आ रहे हैं, मध्य प्रदेश से भी आ रहे हैं। किसने कहा जहां किसने कहा केंद्र गर्भवती महिला लखनऊ के अस्पताल के सामने जान गवा देती अपनी, क्योंकि आप यूपी सरकार में दाखिला नहीं देती होगा। ये बहुत बढ़िया। एक मिनट सर, मेरे पास 30 सेकंड है, मुझे शो वाइंड अप करना है, लेकिन राघव चड्ढा को इसका जवाब देने दीजिए सर। जिम्मेदारी मुख्यमंत्री के पास है, आपने दिल्ली क्यों खोली सर? शांत करा दीजिए इनको, मैं जवाब दे रहा हूं। इनको यह भी बताइए कि लखनऊ के एक सरकारी अस्पताल के बाहर वो महिला जो 8 महीने गर्भवती थी, जान क्यों खोला है इसका जवाब, क्योंकि लखनऊ का अस्पताल उसे इलाज नहीं देता। मेरे पास समय अस्पताल के बाहर एक बूढ़ा व्यक्ति 75 साल का अपनी जान गंवा देता है, क्योंकि आप ऑक्सीजन दिल्ली क्यों खोला? इनसे नगर निगम का एक अस्पताल नहीं आप देते हैं। कितने बेड दिए आपने नगर निगम के? सर दिल्ली क्यों खोली सर? राघव, मेरे पास समय नहीं है, प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, दिल्ली के लोगों को यह जवाब मिलना चाहिए कि मुख्यमंत्री को चुना था, मुख्यमंत्री ने उनको बचाने के लिए दिल्ली क्यों बंद नहीं रखी? क्या केंद्र सरकार गाइडलाइन जारी करता है कि नहीं करता, जो पूरे देश में लागू होती है? केंद्र सरकार ने गाइडलाइन जारी करी और कहा, आप बताइए दिल्ली क्यों खोला? नहीं राघव चड्ढा, केंद्र ने ये नहीं कहा, केंद्र ने कहा आप अपने यहाँ की स्थिति को मापिए और फिर अपना निर्णय लीजिए कितना खोलना है। सुशांत जी, इसमें चर्चा हो ना, मैं तो कह रहा हूं, आपके चैनल पे कह रहा हूं। अरे चर्चा करते करते तो कम्युनिटी स्प्रेड हो गया सर। आप पहले दिल्ली बंद कर दीजिए, फिर चर्चा कीजिए। सरकार ये बात मानेगी, चर्चा तो तब होगी जब केंद्र सरकार इस बात को मानेगी तो कि दिल्ली सर, में केंद्र छोड़िए ना सर, केंद्र नहीं मारेगा तो मानेगा तो दिल्ली के लोग मरेंगे। मना करेंगे, दुकान क्यों बंद किया है? और अगर क्या बोल रहे हैं? और अगर हम कोई मतलब कुल मिला के अरविंद केजरीवाल करेंगे जैसे हमारे सारे फैसले पलट रहा है। अरे राघव चड्ढा, एक मिनट, बहुत सीरियस इशू चल रहा है। राघव चड्ढा, मुझे एक बात बताइए, केंद्र ने लॉकडाउन खत्म किया, एक मिनट संबित पात्रा, ये बहुत सीरियस इशू चल रहा है, दिल्ली में केसेस बढ़ रहे हैं, आप कह रहे हैं कम्युनिटी स्प्रेड हो रहा है। केंद्र ने गाइडलाइन जारी की और बोला अगर आप अपने यहां मानते हैं कि केसेस बढ़ रहे हैं तो इससे कम खोलिए। दिल्ली ने सब खोल दिया, अब आप कह रहे हैं केंद्र पर से सवाल पूछा जाए। पहली बात तो ये भ्रम में जो लोग फंसाते हैं लोगों को कि सब खोल दिया, कोई सब नहीं खोला। इतनी चीजें बंद करी हुई हैं, होटल्स बंद करे हैं, बैंक्वेट हॉल बंद करे हैं, मेट्रो बंद करी हुई है, सारी चीजें बंद करी हुई हैं। लेकिन क्योंकि ये परपेचुअल लॉकडाउन नहीं हो सकता, लॉकडाउन अंतहीन नहीं हो सकता, इसी के चलते जान भी रहे और जीविका भी रहे, लाइव्स भी रहे, लाइवलीहुड भी रहे, आर्थिक चक्का भी चले और लोगों की जानें भी सुरक्षित रहे, उसके हित में एक फैसला लिया गया कि लोग अगर मास्क पहने, सैनिटाइजर का प्रयोग करें, सामाजिक दूरी बनाएं, तो हम थोड़ा बहुत धीरे धीरे सावधानी से खोल सकते हैं। आज इसी विषय पे मैं चर्चा करना चाह रहा हूं, लेकिन चर्चा उस व्यक्ति से होगी जो व्यक्ति इस बात को स्वीकारे तो सही कि हम कम्युनिटी ट्रांसमिशन के फेज में आ गए हैं। ठीक है संबित पात्रा, अगर दिल्ली कम्युनिटी स्प्रेड की हालत में है तो एक मिनट इसी के चलते एक मिनट नगर निगम का एक अस्पताल नहीं, केंद्र सरकार का, मैंने वो सुन लिया सर, वो दर्शकों ने सुन लिया वो अस्पतालों वाला मसला। संबित पात्रा, मुझे एक बात बताइए। हाँ ठीक है, बोलिए, एक बात बोलिए जल्दी। बताइए सुशांत जी, मैं सुन रहा हूँ। एक सवाल हमसे पूछिए। नहीं, एक सेकंड सुशांत जी, मैं बहुत सुन लिया, समय पे मुझे बोलने दिया जाए, ऐसे चिल्लाने को लाभ सुन लीजिए, देखिए चिल्लाइए नहीं, सुन लीजिए कॉमेडी नहीं चिल्ला रहा है, सबसे तो आप अगर आपको मैं तो शांति से बैठा हुआ हूँ राघव भाई, मिशन शुरू हो गया है, सरकार में है, चिल्लाकर नहीं, लोग मर रहे हैं, उनको बचाने का काम करिए। ये आप जो सवाल पूछ रहे हैं, आप जो सवाल पूछना चाह रहे हैं राघव चड्ढा, वही मैं भी पूछना चाह रहा हूँ। एक सवाल आप जो पूछना चाह रहे हैं वही मैं भी पूछना चाह रहा हूँ। संबित पात्रा, एक बात बताइए, संबित पात्रा एक बात बताइए। एक सवाल, एक एग्जाम्पल के साथ पूछ रहा हूँ, हमें फिर इनसे पूछ लीजिए। हाँ, इन्हीं से पूछ रहा हूँ, संबित पात्रा से पूछ रहा हूँ। संबित पात्रा, एक स्कूल है, एक स्कूल है सर, एक मिनट राघव चड्ढा,
एक स्कूल है जिसमें सब लोग अगर साथ में बोलेंगे तो मैं कैसे सुन सकूंगा? एक एक सुशांत जी आप भी संबित पात्रा मेरा सवाल बोल रहे हैं। संबित पात्रा जी मेरा सवाल पूछिए। आप संबित जी को तो एक पूरा स्कूल मौका है, देते हैं, हमें एक सवाल तो पूछने दीजिए। हाँ नहीं आपका ही सवाल पूछ रहा हूं सर, आपका ही सवाल पूछ रहा हूं। एक स्कूल है जहां पर अलग अलग क्लासेस में टीचर्स पढ़ाते हैं और एक क्लास है और प्रिंसिपल भी है। प्रिंसिपल ने कहा ऐसे पढ़ाई होगी, ये करिकुलम होगी। वहां पर एक क्लास में बच्चे ज्यादा फेल होने लगे। टीचर पर जिम्मेदारी है, आप क्या पढ़ा रहे हैं, बच्चे कैसे फेल हो रहे हैं। पेरेंट्स ने जाकर टीचर से शिकायत की, बच्चे फिर भी फेल हो रहे थे। प्रिंसिपल क्या कर रहा है सर, अगर दिख रहा है कि उस टीचर से नहीं संभल रहा तो प्रिंसिपल या तो टीचर को निकाले या फिर खुद इंटरवीन करके टीचर को बोले कि ये बच्चे फेल कैसे हो रहे हैं। अगर इनसे नहीं हो रहा तो गृह मंत्रालय क्या कर रहा है सर? ये टीचर बहुत अलग किस्म का टीचर है। आप देखिए, बच्चों ने ही टीचर को चुना था। ये कोई प्रिंसिपल ने अपने घर से लाके टीचर को नहीं बैठाया था। बच्चों ने प्रिंसिपल को भी चुना है सर। नहीं है, हाँ बच्चों ने प्रिंसिपल को भी चुना है, इसलिए बच्चों ने टीचर को भी चुना था। बच्चे देख रहे हैं, बच्चे के अभिभावक भी देख रहे हैं कि टीचर फेल हो रहा है। और देखिए बच्चे देख ले रहे हैं टीचर फेल हो रहा है। कर लूं, एक सेकंड में कंप्लीट कर लूं। देखिए सुशांत भाई, आज का डिबेट बहुत महत्वपूर्ण है। मैं खुद एक मरीज रहा हूं, मैं उड़ीसा का, दिल्ली में रहता हूं, हरियाणा में ठीक होके आया क्योंकि मैं भारतीय हूं। मैं नहीं मानता मैं उड़ीसा का हूं या मैं दिल्ली का हूं या मैं कहां का हूं। सुंदरता देखिए इस देश की, अरविंद केजरीवाल जी का जन्म हरियाणा में हुआ, नौकरी बंगाल में, मुख्यमंत्री आके हिंदुस्तान के संविधान के अनुसार वो दिल्ली के बने। आज अगर हम देखिए, ये सिटी ऑफ माइग्रेंट्स है से आपको एक उदाहरण देके मैं अंत कर रहा हूं। तो कर्नाटक में ये फैसला क्यों ले लिया? मैं प्लीज कर्नाटक में फैसला क्यों ले लिया? प्लीज इनके आवाज इसका जवाब नहीं मिला मुझे। मैं इनके बीच में नहीं बोल। कर्नाटक सरकार ने ये फैसला क्यों लिया संबित जी? सुशांत भाई मैं मैं सवाल जोड़ रहा हूं, प्लीज कंप्लीट करने दिया जाए मुझे। ऐसे मैं तो सवाल जोड़ रहा हूं संबित जी। नहीं सवाल, पहले आप इनकी आवाज को कम करिए। कर्नाटक के जवाब। 10 सेकंड बोल तो सकता हूं, संबित भाई आप तो है। बोलिए बात पूरी कीजिए। सुशांत भाई, आपके घर में आप हैं, आपके माता पिता, आपकी पत्नी, आपके बच्चे हैं, उसके साथ साथ आपके घर में काम करने वाला आपका डोमेस्टिक हेल्प, आपका ड्राइवर भी है। खुदा ना खास्ता आपका ड्राइवर या आपका डोमेस्टिक हेल्प अगर कोरोना पॉजिटिव हो जाता है तो आप क्या कहेंगे कि नहीं, ये तो मेरे घर के सदस्य नहीं है, ये तो बाहर से आके 15 साल से मेरे साथ थे, इसलिए मैं इनका ट्रीटमेंट नहीं करवाऊंगा, तुम जाओ अपने जहां जाना है, मैं केवल अपनी माता पिता भाई बहन की ट्रीटमेंट कराऊंगा। जिन लोगों ने दिल्ली को गढ़ा है, 63 लाख, क्या आप कह रहे हैं एम्स में इलाज नहीं होगा? मतलब मरते समय आदमी जाके देखेगा नहीं होगा? नहीं, मतलब मरते समय आदमी जाके देखेगा कि ऑक्सीजन कौन से अस्पताल में आया है, एम्स के दरवाजे बंद कर देंगे। मरते समय आदमी दरवाजे पे देखेगा कि ऑक्सीजन में केंद्र सरकार के देउड़ से लूंगा कि ऑक्सीजन दिल्ली से लूंगा। इतना अमानवीय कोई व्यक्ति कैसे हो सकता है? दरवाजे बंद कर दिए। अरे जब ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी उस समय ये केंद्र सरकार का अस्पताल, दिल्ली सरकार का अस्पताल नहीं होता है। 2-2 घंटे 3-3 घंटे में लोग मर जा रहे हैं, पता है आपको? 2-2 घंटे 3-3 घंटे में लोग मर जा रहे हैं। अस्पताल में होगा नहीं, आप इमरजेंसी का इलाज राघव जी करोड़ों लोग देख रहे हैं इस ये कहां लिखा है? और मैं हाथ जोड़ के मैं बता रहा हूं, जो लोग कोरोना पॉजिटिव हैं और जिनके घर में बीमारी है, आप सब लोग दृढ़ रहिए, आप सब लोग स्ट्रांग रहिए। हमारी मैं आप दोनों के आगे हाथ जोड़ रहा हूं और मेरा हाथ जुड़ा हुआ भी देख लीजिए सर। ये आप दोनों के इधर से उधर और उधर से इधर के बीच में जनता जो है वो गेंद बन गई है, इधर से उधर जा रही है, उधर से उधर जा रही है। संबित पात्रा जी, मेरा सवाल अलग था। संबित पात्रा, मैं नहीं सर, एक मिनट सर, आपने, मैं हॉस्पिटल की बात पे आप अलग चला गया। आपको ऑक्सीजन मिल। संबित पात्रा जी, मुझे ये बताइए, अगर केंद्र ने लगातार इस लॉकडाउन के दौरान पूरे देश को दिशा निर्देशित किया, लॉकडाउन में केसेस नहीं बढ़े, ये हमने केंद्र को इसका क्रेडिट दिया कि भाई ठीक है लॉकडाउन करवाया, आपने कहा अनलॉक 1 के लिए ये गाइडलाइन है। जब आपको लग रहा है कि दिल्ली में वो स्थिति नहीं है कि यहां पर लॉकडाउन खोला जाए और मुख्यमंत्री फिर भी खोल दे रहे हैं, तो गृह मंत्रालय इंटरवीन करे ना सर, अमित शाह इंटरवीन करें, लोगों को बचाएगा कौन? मतलब अभी तो एलजी ने इंटरवीन किया थोड़ा लोगों को बचाने के लिए, तो ये देखो कैसे हाय तौबा हो रहा है। अरे सर, इनकी हाय तौबा छोड़िए, पब्लिक की हाय तौबा देखिए ना सर। नहीं बिल्कुल, अगर जरूरत पड़ा और मुझे लगता है कि यथाशीघ्र हम उस ओर बढ़ रहे हैं तो बिल्कुल इंटरवीन शब्द का इस्तेमाल मैं नहीं कहूंगा, पूरी तरह से हम उतर के सड़क पे आएंगे और लोगों को बचाने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार करेगी, किसी को भी परेशान नहीं होने देंगे। मैं खुद एक मरीज रहा हूं, मैं जानता हूं क्या होता है, किस प्रकार से आदमी पूरी तरह से अंदर से खोखला और टूट जाता है। और एक बात पे कंप्लीट कर दूं, कागज हो या कागज नहीं हो, कागज के आधार पर जीवन का निर्धारण नहीं होगा।
ऑक्सीजन मिलेगा या नहीं मिलेगा ये आपके बिजली के बिल पे डिपेंड नहीं करेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि दिल्ली की सरकार ने कुछ नहीं किया, ये मैं बीजेपी लेकिन मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं, बोल रहा हूं, अगर आपको ये लग रहा है की तरफ से बोल रहा हूं और मरीजों के लिए बोल रहा हूं, ठीक है सर, मरीज के पास बिजली का बिल हो या नहीं हो, आप जितना समय मिलेगा को दिया उतना समय। राघव जी, मैं बस इतनी बात कह रहा हूं, मैं कोई किसी सरकार से क्रेडिट नहीं ले रहा, सब सरकारें मेहनत कर रही हैं। हम बस ये चाहते हैं जहां कम पड़े हम अगर वो सवाल आपके सामने रखें, आप भी थोड़े सचेत हो, सजग हो, ताकि स्थिति सुधरे। मैं बस इतना कह रहा हूं राघव जी, अगर आपको ये लग रहा है कि कम्युनिटी स्प्रेड हो गया है, आप ना तो नरेंद्र मोदी की सोचिए, ना एलजी की सोचिए, ना अमित शाह की सोचिए, आप दिल्ली के दिल्ली वालों को बचाने के लिए आपको लगता है कि अनलॉक 1 नहीं होगा दिल्ली में, तो कर दीजिए। तब अमित शाह ऐसे, मोदी वैसे, एलजी वैसे, अब मैं जवाब सब खराब हो गए। देखिए, अगर विपक्ष कोई सुझाव देता है, हमारे काम में कमियां निकालता है, उनका स्वागत है, हम कमियों को सुधारेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई भी, मुझे नहीं लगता इस पूरी दुनिया में कोई भी देश पूरी तरीके से कोरोना से लड़ने को तैयार था। आप न्यूयॉर्क की हालत देखिए, इटली की हालत देखिए, बड़े बड़े विकसित देश, जापान, कोरिया की हालत देखिए, चाइना की हालत देखिए। हम सबको मिलकर लड़ना है, लेकिन अगर इस पे राजनीति होगी तो गलत है। अब ये कह रहे हैं क्लास टीचर क्या करेगा? प्रिंसिपल तू बिहार चला गया, कौन कर रहा है? प्रिंसिपल ने दिल्ली से पल्ला झाड़ लिया में कहा कि भाजपा टुच्ची राजनीति इनको शांत करा, कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस, इनको शांत करा, इसलिए मैं जवाब दूंगा। ये गलत है सर। राघव, आप प्लीज जल्दी कंप्लीट कीजिए, मेरे पास बिल्कुल समय नहीं है, शो वाइंड अप करना है, हम पहले ही आगे चले गए जी। हर्षवर्धन जी जो देश के स्वास्थ्य मंत्री हैं, वो दिल्ली के सांसद हैं, लेकिन उनको दिल्ली वालों की चिंता नहीं है। अब इनको वर्बल डायरिया इनका शांत करा दीजिए। कर्नाटक में सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि संविधान कागज की कमी के कारण कोई मरना नहीं चाहिए। दिल्ली के सांसद हैं, मैं माफी मांग रहा हूं, मेरे पास समय इतना ही था। देखिए, ये तू मैं ना हो इस कोरोना काल में, हम बस यही चाह रहे थे। और दिल्ली में मैं फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूं अरविंद केजरीवाल जी से भी, आपसे भी, अगर कम्युनिटी स्प्रेड लग रहा है सर, आपको लग रहा है कम्युनिटी स्प्रेड हो गया है, तो प्लीज दिल्ली में, और अगर आपको लगता है लॉकडाउन करने की जरूरत है तो कीजिए, लोगों को बचा लीजिए, ये सबसे जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े, आप दोनों ने बहुत सारे सवालों के जवाब दिए। जम्मू कश्मीर के शोपियां में 3 आतंकी ढेर हुए हैं, इस पर आपको अपडेट दूंगा इस छोटे से ब्रेक के बाद।